नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ इडियम्स और फ्रेजेस करते हैं। आपको पता है कि ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत करके किसी न किसी रूप में। और अभी किसी की रिक्वेस्ट भी थी कि जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है आईबीपीएस का, उसमें ये आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आते हैं स्टेनोग्राफर वाले में। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि कुछ थोड़े से इडियम्स और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस डिस्कस किए जाएं। कुछ फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स पहले डिस्कस भी हुए हैं, एक दो वीडियो हैं, वो आप देख लीजिएगा। ब्रेक पे बने हुए, काल पे बने हुए हैं। पहले देखिए एक इडियम क्या होता है। इडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट हैज ए पर्टिकुलर मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट वर्ड्स। यानी शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक विशेष ऑर्डर में होता है, फिक्स ऑर्डर में होता है, और उसका अकेले का एक मीनिंग होता है। उन वर्ड्स के जो मीनिंग है अपने अपने, उनके अलावा उस ग्रुप का एक अलग मीनिंग होता है, तो उसको हम इडियम कहते हैं। बहुत बार उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पढ़ के कि उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे जो आइडिया है वो क्लियर आइडिया वो इडियम देता है, और कभी कभी नहीं भी देता, बट वेरी ऑफन देता है। इसलिए बहुत सारे डिस्कस हम नहीं करेंगे। देखिए पहला, एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस आपको पता ही है, मेक्स हर्ट ग्रो फॉन्डर, ये सारे मीनिंग पता है आपको। लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि जब दो व्यक्ति दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनका जो हार्ट है वो एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। जब वो नहीं होते हैं तो आपने ये देखा भी होगा, हमारा जो अपना खास आदमी हो और वो हमसे दूर हो, तब उसकी ज्यादा याद सताती है। पास में हो तो शायद पता भी नहीं लगता कि हम एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं या एक दूसरे को इतना ज्यादा अच्छा लगते हैं। तो इसका मतलब यही है, एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। दूर जाने पर जो दिल है वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। अगला है, देखिए इससे मीनिंग क्लियर था, लगभग आइडिया क्लियर था। अगला, एड फ्यूल, टू एड फ्यूल टू द फायर। यानी आग चल रही है और आप उसमें फ्यूल डाल दें। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। यानी फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो आग और ज्यादा भड़केगी। यहां पर फायर की जगह फ्लेम्स भी आता है कभी कभी। टू ऐड फ्यूल टू द फायर और टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। यानी इसको ये समझ लीजिए कि किसी को और ज्यादा भड़का देना। तो होता है कभी कभी कि लोग भड़के हुए हैं किसी बात से और वहां आके कोई ऐसी स्पीच दे दे कि वो और भड़क जाए, तो उसको हम कहेंगे टू ऐड फ्यूल टू द फायर और टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। और कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जले हुए पे नमक डाल दिया। अंग्रेज इसको जले हुए पे नमक डालना नहीं बोलते, अंग्रेज इसको ऐसा बोलते हैं कि पहले तो किसी को चोट पहुंचाई किसी को और फिर उसको बेइज्जत किया, वो इसको ऐसे बोलते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। यानी पहले इंजरी दी, फिर उस पर इंसल्ट, फिर उसकी इंसल्ट भी की। और हिंदी में हम बोलते हैं कि जले हुए पे नमक डाल दिया। ये सेट दिस टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। यानी देखिए, आप मान के चलिए कि जैसे किसी आदमी को कहा हो कि भाई वो देखिए वहां पर पशु बंधे हुए हैं, बाहर खिड़क लगा हुआ है। खिड़क उसको बोलते हैं जो दरवाजा होता है जिससे ताकि वो जानवर बाहर ना भाग सके, और आपके जिम्मे ये काम हो कि भाई जानवर भाग ना जाए तो जाके दरवाजे को बंद कर दें, और आप उस टाइम पे जाए जब वो भाग चुके हो और जब जाके बंद कर दें। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं टू सेट द स्टेबल। स्टेबल होता है जहां घोड़े बांधे जाते हैं। टू सेट द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। बोल्ट का मतलब होता है भाग जाना। जैसे आपने देखा हो कि अगर आप कहीं जा रहे हैं
और बाय चांस कोई गाय भैंस या कोई ऐसा घोड़ा या बछड़ा बंधा हुआ है और आप कुछ भी नहीं करते, बट आपको देखते ही वो ऐसे टेंजेंटली भागता है। हालांकि वो अगर रस्सी से बंधा हुआ है तो भाग नहीं पाएगा, बट कोशिश ऐसे ही करता है कि यूं, तो उसको बोल्ट करना बोलते हैं। आमतौर पे डर के जैसे भागती है कोई चीज, या आप हॉर्न बजा दें किसी के पास से और वो एकदम कैसे करता है कोई जानवर, उसको बोल्ट करना पड़ेगा। तो टू सेट द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड का मतलब है किसी काम को करने में इतनी देरी कर दें कि उसके काम करने का कोई फायदा ही ना हो। अगला, टू डिसअपियर इनटू थिन एयर। ये होता है कि बहुत जल्दी कोई चीज खत्म हो जाए और पूरी तरह खत्म हो जाए, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं टू डिसअपियर इन थिन एयर। टू वेनिस इन थिन एयर भी बोलते हैं, यानी कि टू फिनिश कंप्लीटली एंड वेरी क्विकली। अगला, टू ईट हम्बल पाई, और अंग्रेज इसको ऐसा ही बोलते हैं टू ईट क्रॉ। अंग्रेज मतलब अमेरिका में टू ईट क्रो बोलते हैं, और यूके में टू ईट ए हम्बल पाई बोलते हैं। ये होता है जैसे मुंह की खाना। किसी को उम्मीद हो कि भाई हम तो यहाँ, मतलब होता ही आमतौर पे चुनाव होते हैं तब भी, फौजें लड़ती हैं तब भी, तो जिसकी हार होती है उसको बोलते हैं कि मुंह की खानी पड़ी, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू ईट ए हम्बल पाई और टू ईट क्रॉ। तो ईट पे ये और भी हैं दो तीन, जैसे टू ईट वंस वर्ड्स। ये होता है कि कोई बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा हो, या बढ़ा चढ़ा के भी ना कह रहा हो, कोई आदमी किसी बात को पूरे दावे के साथ कहे, बाद में वो अगर ये एडमिट कर ले कि हाँ मैं गलत कह रहा था, तो उसको बोलेंगे ही हैज ईटन हिज वर्ड्स, या थूक के चाटना भी बोलते हैं उसको हिंदी में। टू ईट वंस वर्ड्स मीन्स टू एडमिट that someone was earlier saying bad or not true. What he was saying earlier was not true. To eat like a horse. कोई आदमी अगर हमेशा ही खूब खाता हो, यानी 4-4, 5-5 आदमियों का खाना एक साथ ही वो खाता हो, तो वो आदमी ऐसे बोलता है कि आई ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाता हूं। ये तो मतलब देखिए, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें मीनिंग क्लियर है, अपेरेंट मीनिंग, उसके पीछे क्या आइडिया वो क्लियर है, इनमें कुछ बहुत सारों में। आगे, हैव समबॉडी ईटिंग आउट ऑफ वंस हैंड, यानी आप किसी को इतना कायल कर दें कि जो भी आप खिलाएं अपने हाथ से वो खा ले आराम से, या जिसको हिंदी में जैसे बोलते हैं कि उंगली पे नचाना, उसे मिलता जुलता इसका मीनिंग है। आप एक कल्पना कीजिए एक स्थिति की कि कोई नई टीचर आई हैं क्लास में, और बच्चे तो आपको पता ही है फिर कैसे होते हैं, और लगे कि यार प्रिंसिपल को लगे यार ये काबू पर कर पाएंगी कि नहीं, संशय हो, और थोड़ी देर में पता लगे कि सारे बच्चे जो कुछ वो टीचर कह रही हैं उसको आराम से सुन रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उनको भी पूरी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में प्रिंसिपल कहेगा यू हैव द बॉयज ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, यानी आप तो बिल्कुल अपने हाथ से खिला रही है इन सब बच्चों को, जैसे माँ या अपना जो भी हमारे बहुत नजदीक होते हैं वो खिलाते हैं हाथ से और वो आराम से खाते हैं। तो ऐसी स्थिति, ये मतलब उसका है टू हैव समबॉडी। यहां पर समबॉडी की जगह बच्चे आ गया, ईटिंग आउट ऑफ वंस का मतलब टीचर्स हो जाएगा यहां पर, टीचर्स हैंड। आगे, आई विल ईट माई हैट। कई बार हमें किसी बात पे इतना भरोसा होता है कि हम ये बोलते हैं, बिल्कुल एक तरह से गारंटी देते हैं, हालांकि हम ऑथराइज नहीं होते उस पर गारंटी देने की, हमारी गारंटी का कोई स्टेटस नहीं होता उसमें,
बट उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे कई बार आपने सुना होगा कि छोटा सा बच्चा अपने बाप को भी बोलता है कि शर्त लगा लो। उसका मतलब यही होता है कि मुझे पूरी उम्मीद है। और आप छोटा सा कोई मतलब जिसको मेरे जैसा, जिसको क्रिकेट के खेल का कुछ भी नहीं पता और होनी है कोई टूर्नामेंट होनी है इंटरनेशनल लेवल की, उसमें कहूँ कि ये टीम जीतेगी, शर्त लगा लो, मुझे पूरा भरोसा। तो ऐसी अवस्था में वो आदमी ये कहता है कि आई एम श्योर इंडिया विल विन और आई विल ईट माई हैट। आई विल ईट माई हैट का मतलब है कि मैं पूरे दावे के साथ, पूरी उसके साथ कह रहा हूं, पूरा भरोसा है मुझे। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं आई विल ईट माई हैट या आई शैल ईट माई हैट, वो तो एक ही बात है। तो ये हमने कुछ इडियम्स किए। अब देखिए फ्रेजेस। फ्रेजेस में क्या होता है कि फ्रेजेस के आमतौर पे दो कंपोनेंट होते हैं। सिंगल वर्ब के भी फ्रेज होते हैं, सिंगल वर्ड की भी वर्ब होती है, और इसमें क्या होता है एक मेन वर्ब होती है। जैसे ये है मेन वर्ब गिव। इसके बाद ये जो है गिव के बाद गिव अवे भी हो सकता है, गिव वे भी हो सकता है, गिव इन भी हो सकता है, गिव अप भी हो सकता है, गिव आउट भी हो सकता है। तो ये है, इनको पार्टिकल बोलते हैं, इसको मेन वर्ब बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं। तो आप देखेंगे अंग्रेजी में गिव का कुछ और मीनिंग है, गिव अवे का कुछ और मीनिंग है, और गिव वे का कुछ और है, गिव इन का कुछ और है, अलग अलग मीनिंग है। बट अच्छी बात यह है कि ऐसी जो मेन वर्ब्स हैं वो बहुत सारी नहीं है, 20-25 होंगी। आराम से आप याद कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग क्लियर हो जाए तो। इसी तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी आप मैक्सिमम देखेंगे, जैसे किसमें मैक्सिमम है, रन में कई है, तो बहुत सारे नहीं है, 5-6 हैं, इससे ज्यादा नहीं है, किसी में तो 1-2 ही है। तो ये आराम से किए जा सकते हैं। यहां मैं कोशिश करूंगा कि कुछ के अर्थ आपको आज स्पष्ट कर दूं कि उनका क्या अर्थ इतनी में होता है। एक एक को लेते। गिव, गिव के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनती है गिव मेन वर्ब से, वो ये है गिव अवे। गिव अवे का होता है कि इनाम बांटना, एक तरह से पुरस्कार बांटना। जैसे प्रिंसिपल हो या कोई भी डिग्नेटरी बुलाए हैं और जिनको पुरस्कार मिलने हैं उनको पुरस्कार वितरण किए जाएं, तो वहां पर कहेंगे द चीफ गेस्ट गेव अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। इसके बाद गिव वे। गिव वे का मतलब होता है, देखिए एक होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, इधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, आप उसको कहें ठीक है आप निकल जाइए, तो यू आर गिविंग वे टू द पर्सन, टू द अदर कार। दूसरा होता है, मान लिया बड़ी बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, और कहीं पर एक ब्रिज है, ब्रिज काफी देर तो कोशिश करेगा पानी को रोकने की, लेकिन वो फिर सोचता है यार जाने दो, जाने दो। इसको हम देखिए लिटरेरी सेंस में ले रहे हैं, अदरवाइज तो वो बेजान चीज है। तो वहां पर हम कहेंगे अगर वो पुल गिर जाए, गिरने लग जाए बाढ़ के प्रेशर में, तो उसको कहेंगे द ब्रिज गेव वे टू द वाटर्स फ्लोइंग थ्रू द गेट्स। और एक और मीनिंग जैसे होता है कि आप पहले अड़े रहें, बाद में कहें कि ठीक है आप निकल जाइए, आप शांत हो जाएं थोड़ी देर के लिए, वो भी गिव वे होता है। इसके अलावा गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। जैसे दो डिबेट चल रही हैं और उनमें एक स्पीकर बोल रहे हैं, दूसरा स्पीकर बोल रहा है, चल रहे हैं आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, और अल्टीमेटली एक कहे भाई अब मैं आगे बहस नहीं कर सकता, आई गिव इन। मियां बीवी की लड़ाई में होता है बहुत बार, होता है अच्छा तू जीत गई, अच्छा तू जीत गया, ऐसे बोलते हैं वो, हालांकि उनका मन नहीं मानता, लेकिन सोचते हैं ठीक आई गिव इन। आई गिव इन का मतलब है मैंने हार मान ली। गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। जैसे कोई सिगरेट पीना छोड़ दे, स्मोकिंग को छोड़ दे कोई, तो हम कहेंगे ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। अगला लुक। लुक से बने। देखिए एक तो होता है कि सबसे पहले इसको देते हैं लुकअप। लुकअप होता है कि आप किसी जैसे आप डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं, यू लुकअप मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, या इस शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखो। हिंदी में ये सेंटेंस है, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे लुकअप
मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, वो लुकअप होता है। और लुकआउट, लुकआउट का मतलब होता है देखो, कोई कहता है अरे देखो क्या आया, लुकआउट, फिर साइन ऑफ इंटरसेक्शन, लुकआउट, हु इज कमिंग, वो लुकआउट होता है वहां पर। और लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। जैसे कहीं शोर मच रहा हो कि वहां गलत काम हो गया है, फिर वो सीबीआई को बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करे, तो वहां पर कहेंगे द सीबीआई इज लुकिंग इनटू द मैटर, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। और है आगे लुक फॉर, लुक फॉर मतलब खोजना। कोई बच्चा जैसे इधर उधर घूम रहा हो, यूं देख रहा हो, आप उसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। जैसे कई बार ऐसे होता है कि किसी बच्चे के माँ बाप बहुत अर्ली स्टेज पे नहीं है, एक्सपायर हो गए किसी भी कारण से, तो उसकी देखरेख कोई और आदमी करता है, तो उस मौके पे हम कहते हैं द मैटरनल अंकल ऑफ द चाइल्ड इज लुकिंग आफ्टर हिम, लुकिंग आफ्टर इट। बैक, बैक से बनने वाले वर्ड, बैक अवे, बैक अवे का मतलब थोड़ा पीछे हट जाना। जैसे मान लिया कोई क्रिमिनल हो, उसके चारों तरफ लोग झूम गए हों पकड़ने के लिए, कुछ गलत काम किया है उसने, चोरी कर रहा था यहां पर, और फिर वो अचानक अगर बंदूक निकाल ले तो सब थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएंगे। सो दे विल बैक अवे। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है आपने पहले कुछ कहा और अब आप उस बात से मुकर गए। पहले आप समर्थन किसी का कर रहे थे, आप समर्थन नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे आपको भरोसा नहीं है उसकी प्लान पे, पहले आपको ठीक लगती थी, चाहे उसने कोई गलत काम बीच में कर दिया उस वजह से, तो यू बैक आउट मीन्स you are no more supporting that plan or that person. बैकअप, बैकअप का मतलब होता है किसी को मोरल या वर्बल सपोर्ट देना। आपने सुना होगा जब खेल रहे होते हैं खिलाड़ी या कोई भाग रहा होता है एथलीट, और वो बाहर बैकअप 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 बोलते हैं दर्शक। बैकअप का मतलब है हमारी मोरल सपोर्ट और हमारी वर्बल सपोर्ट तुम्हारे साथ है, चलो। बियर, बियर विद, बियर विद का मतलब बर्दाश्त करना। जैसे काइंडली बियर विद मी फॉर 10 मिनट्स, भाई 10 मिनट तक मुझे बर्दाश्त कर लो। अब जैसे मेरा मान लिया ये लेक्चर है, किसी को अच्छा ना लग रहा हो और 5 मिनट बाद कुछ ऐसा आना हो जो उसको शायद अच्छा लगे, तो मैं कह सकता हूं काइंडली बियर विद मी फॉर 5 मिनट्स, भाई 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लो। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज को सत्य साबित करना। जैसे कोई आदमी ये कह रहा हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था, बाद में इंक्वायरी बिठाई जाए, इंक्वायरी की रिपोर्ट आए और इंक्वायरी वाले भी वही बात कहें, तो वो आदमी कहेगा रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमेटी बियर्स आउट व्हाट आई सेड। ये बियर आउट होता है। ब्लो, ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। आग लगी हो कहीं और फायर ब्रिगेड वाले आए, सो दे ब्लो आउट द फायर। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है बम का विस्फोट हो जाना। ए बम वाज ब्लोन अप नियर द मार्केट। ब्रिंग, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, खाना खिलाना और पढ़ाई करवाना, ट्रेनिंग दिलवाना। वही जैसे उसी बच्चे का हम कह रहे थे जिसका लुक आफ्टर था, वो दे वर लुकिंग आफ्टर हिम। लुक आफ्टर लेकिन बड़ों के लिए भी आ सकता है। कोई बुजुर्ग हो और उसका बच्चे ध्यान कर रहे हो अपने माँ बाप का या किसी और बुजुर्ग का, तो कहेंगे दे आर लुकिंग आफ्टर हिम। पर ये ब्रिंग अप होता है पालना, छोटा बच्चे के लिए होता है कि ब्रिंग अप। सो ही वाज ब्रोट अप बाय हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, उसकी नानी ने उसको पाला। कैरी, कैरी ऑन का मतलब लगे रहो, कैरी ऑन। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कि किसी के हुक्म का पालन करना। सो ही विल नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, वो मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगा। और गुड चिल्ड्रन कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देयर टीचर्स। कैरी आउट का मतलब ये होता है। क्लोज,
क्लोज डाउन का मतलब परमानेंटली बंद कर देना। जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियां होती थी, आजकल स्ट्राइक नहीं हो रही है, आजकल लेबर अनरेस्ट नहीं है, बट 60s 70s में ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया में कि स्ट्राइक हो जाती थी किसी भी कारण से, और वो लॉकआउट हो जाता था, फैक्ट्री को बंद कर देता था मालिक। तो और कुछ दिन के बाद ये होता था कि वो बिल्कुल ही बंद कर देता था उस फैक्ट्री को। दैट वाज क्लोज डाउन। क्लोज डाउन मतलब परमानेंटली बंद कर देना। क्लोज अप और क्लोज इन। क्लोज इन का मतलब होता है कोई बाहर वाली चीज धीरे धीरे करके एक जगह आ जाए, ऐसे। और क्लोजअप होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रेयर हो रही है, प्रेयर में तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लाइन में खड़े हैं, दो लाइनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, फिर दो स्टूडेंट्स के बीच में भी डिस्टेंस है, और अगर किसी ने भाषण देना हो, माइक ना हो, तो वो कहेंगे क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब है लाइनें भी एक दूसरे के नजदीक आ जाए, स्टूडेंट भी एक नजदीक, थोड़े से एरिया में सारे समा जाओ, तो वो क्लोजअप होना होता है। फॉल, फॉल बैक, फॉल बिहाइंड, फॉल इन, फॉल ऑन, फॉल आउट, फॉल थ्रू, कई हैं इसके भी। देखिए, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है कि जैसे दो आदमी चल रहे हो, एक अच्छा सक्षम हो और एक बच्चा हो, तो समटाइम्स द चाइल्ड फॉल्स बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है चलते चलते। फॉल बैक का मतलब होता है जानबूझ के पीछे रह जाना, चल तो सकता है साथ साथ और बट चलना नहीं चाहता, वो जानबूझ के पीछे रहता है, वो फॉल बैक होता है। फॉल बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, लेकिन वॉलेंट्री एक्शन नहीं है वो। और फॉल इन का मतलब होता है कि लाइन पे आ जाना, जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि पहले तो वो नहीं सुनता था और कोई ऑर्डर दो तो आंसर बैक करता था। आंसर बैक भी इसमें कहीं नहीं आया, बट आंसर बैक भी एक फ्रेज है। आंसर बैक का मतलब होता है रूडली जवाब देना ऐसी अवस्था में जबकि पोलाइट होना चाहिए। तो वो आंसर बैक करता था। बाद में धीरे धीरे करके ही फेल इन का मतलब वो लाइन पे आ गया, अब मानने लग गया बात को। फॉल ऑन, फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब उसका रिजल्ट। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है कि फेल हो जाना, परमानेंटली सक्सेसफुल ना होना। प्रयास तो करना, लेकिन वो प्रयास सफल ना हो तो उसको कहेंगे ही हैज फॉलन थ्रू इन हिज एफर्ट्स। और इसका अपोजिट होता है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है जो एफर्ट्स किए हैं उसमें पूरा उतर जाना। सो ही हैज गॉट थ्रू हिज एफर्ट्स का मतलब है वो अपने प्रयासों में सफल हुआ। ही हैज फॉलन थ्रू हिज एफर्ट्स का मतलब वो अपने प्रयासों में विफल हुआ। ले इन और ले आउट। ले इन का मतलब होता है कि चीजों का संग्रह कर लेना, ये मान के कि भविष्य में मुझे जरूरत पड़ेगी, वो ले इन है। और ले आउट होता है जैसे आप किसी बिल्डिंग का एक नक्शा बनाते हैं फिर इसको खड़ी करते हैं, वो ले आउट है। या कोई बाग लगाता है आदमी, सो ही लेज आउट 2 गार्डन्स 3 गार्डन। जैसे बाबर ने इंडिया में कई बाग लगाए, सो बाबर, इसको हम ऐसे बोलेंगे, बाबर लेड डाउन ए नंबर ऑफ गार्डन्स इन इंडिया। मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना, अर्थ समझ पाना। जैसे कोई कहे, किसी को समझ ही नहीं आया यार ये क्या कह रहा है, तो कहेंगे आई कांट मेक आउट व्हाट यू से, कि तू क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सो या कोई जैसे आज से जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं और वो समझ ना आए आपको क्या लिखा है, फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, फार्मासिस्ट को कहेंगे कि कैन यू मेक आउट व्हाट ही हैज रिटन, तो वो मेक आउट होता है, मतलब समझ लेना, मतलब निकाल लेना। और मेकअप के तो कई मीनिंग है, इसलिए मैंने यहां हिंदी में लिख दिए हैं। मेकअप का एक मतलब होता है कि माइंड बना लेना। आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड। कोई पूछे कि यार आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बनाना है, आप कहीं पर स्थापित करेंगे, तो मैं कह दूंगा आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड। मेकअप का ये मतलब होता है। दूसरा इसका मतलब होता है सुलह करना। कोई दो पार्टियां झगड़ती हों और फिर वो आपस में उनकी सुलह हो जाए, तो हम कहेंगे दे हैव मेड अप विद ईच अदर।
दूसरा, कहानी गढ़ना भी होता है मेकअप का मतलब, कि आप स्कूल में लेट हो गए, वहां पर एक्सप्लेनेशन होना और इन द मीन टाइम एक कोई कहानी गढ़ ले. सो यू मेकअप ए स्टोरी फॉर द प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन योर बीइंग लेट. एक होता है, आपको पता ही है कि मेकअप जो लेडीज करती हैं, कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, लिपस्टिक और ये वो, तो वो भी, उसको भी मेकअप बोलते हैं. एक मेकअप होता है कमी पूरी करना, से कि भाई जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि काम तो करते नहीं अच्छा ऑफिसों में, काम से तो दूर भागेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन जब बॉस आ जाएगा तो उसके आगे पीछे दो मिलाएंगे. तो जो काम नहीं किया है उसकी कमी की पूर्ति दो मिला के कर रहे हैं. सो इसको लोग कहते हैं दे आर मेकिंग अप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द वर्क दे हैव नॉट डन. ये इस तरह के नहीं होते हैं. पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जिसका उल्टा मीनिंग टेक ऑफ होता है. टेक ऑफ के दो मीनिंग है. टेक ऑफ का एक मीनिंग होता है कपड़े उतार देना, दूसरा टेक ऑफ का मीनिंग होता है ग्राउंड से ऊपर चले जाना. जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, थोड़ी देर ग्राउंड पे चलेगा और फिर ऊपर हवा में उड़ जाएगा, उसको टेक ऑफ बोलते हैं. लेकिन पुट ऑन का मीनिंग कह रहे थे, पुट ऑन का मीनिंग है पहनना. पुट इन का मतलब होता है कि आप फॉर्मली अपना कोई चीज पेश कर देना. जैसे पुट इन योर क्लेम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे आप अपना क्लेम भर के दे देना. पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. आप आज जो कर सकते हैं उसको कल तक मत टालो, आज का काम कल पर मत छोड़ो. डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. पुट आउट का मतलब बुझा देना होता है. पुट अप विद का मतलब सहन करना होता है. और आपने एक दो दिन पहले न्यूज में भी पढ़ा होगा स्टे पुट, यानी कल ही शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपीयर हुए थे दिल्ली की एक कोर्ट में. प्रशासन को यह लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आने से किसी भी आउटकम से जो कोर्ट में होगा उससे प्रभावित होकर कुछ दंगा फसाद करें, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए. तो उन्होंने अपने जो पुलिस के चीफ थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उनको कहीं जाने से रोका. बाहर जाने का प्रोग्राम था उनका, तो उन्होंने उनको कहा कि आप दिल्ली में ही रहिएगा. तो उसको बोलते हैं दे इंस्ट्रक्टेड द पुलिस कमिश्नर टू स्टे पुट इन दिल्ली. स्टे पुट का मतलब ठहरा रहना. अगला रन के देखिए कई है. रन आफ्टर का मतलब पीछे भागना. जैसे कोई कहे कि आजकल तो सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है. सो पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी नाउअडेज. रन अवे का मतलब भाग जाना. और रन अवे विद किसी चीज को लेके भाग जाना. जैसे द थीव्स एंटर्ड माई हाउस एंड रेन अवे विद वेरी वैल्यूएबल थिंग्स. सेंड फॉर का मतलब होता है कि किसी को आदेश दे के बुला लेना, समन करना किसी को. अच्छा, आपने देखा होगा जब हमने कॉल इन को एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, कॉल से बनने वाली, कॉल जो वर्ड है उससे बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब थी, उनमें हमने बताया था कॉल इन द डॉक्टर, वो भी बुलवाना था. बट कॉल इन ऐसी अवस्था में प्रयोग होता है जब हम किसी ऐसे आदमी को बुलवाएं जो हमसे ज्यादा काबिल है और जिसको हमें अदरवाइज बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बुलाना ही पड़ेगा. जैसे डॉक्टर को बुलाते हैं आप घर पे, मरीज है आपका, नहीं चल सकता, हालांकि डॉक्टर तो आपसे काफी आगे है, तो यू कॉल इन द डॉक्टर, बट यू सेंड फॉर योर सर्वेंट, यू सेंड फॉर योर चिल्ड्रन. इसका मतलब किसी को भेजते हैं कि उनको बुला के लाओ. तो अगर डॉक्टर के बुलाने के लिए भेजें तो कॉल इन कहेंगे, कॉल इन द डॉक्टर एंड सेंड फॉर द सर्वेंट. सेट इन का मतलब होता है कि किसी मौसम वगैरह की शुरुआत हो जाना, किसी भी चीज की शुरुआत हो जाना. लाइक कोई अगर नवंबर में कहे
द विंटर सेशन हैज सेट इन। इसी तरह से कोई जून में कहे, जून एंड में, द रेनी सीजन हैज सेट इन। सेट ऑफ का मतलब होता है कोई सीरीज चलनी हो, लगातार कोई कई स्टेप्स में कोई इवेंट होनी हो और उसके जो पहला स्टेप है वो शुरू हो जाए तो उसको हम सेट ऑफ बोलते हैं वहां पर। और सेटअप होता है स्थापित करना। जैसे आप कहते हैं कि दिस कॉलेज वाज सेटअप बाय लाला मुकुंद लाल। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना। जैसे आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रहूंगा। आई शैल स्टैंड बाय यू। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। जैसे महात्मा गांधी स्टूड फॉर सिंपलिसिटी। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना या उसकी शक्ल लेना। जैसे मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि अभी पिछले महीने मेरे एक कजन है, उसका बच्चा हुआ और जब बातचीत हो रही थी टेलीफोन पे तो मेरी वाइफ ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा किस पे गया है। तो यही बात अगर अंग्रेजी में पूछनी हो तो हम कहेंगे whom does the child take after? Whom does the child take after? और वो फिर जवाब देंगी। मान लिया उनको ये कहना हो कि ये अपने क्या कहें परदादा पे गया है तो वो कहेंगी he takes after his great grandfather। ऐसा बोला जाए तो टेक आफ्टर का ये मीनिंग। टेक फॉर का मतलब होता है धोखा हो जाना। जैसे ये भी एक उस जगह की इवेंट है जहां पर जो जनानियां हैं, जो वधू हैं नई वो घूंघट करती है। एक बार ये हुआ कि एक आदमी अपनी पत्नी को लेके आया, रास्ते में वो कहीं फ्रूट लेने के लिए गया, अपनी पत्नी को वहां बिठा गया और जब वो वापस आया तो 2-3 महिलाएं ऐसे ही लोग बिठा के चले गए थे। तो उसको पता ही नहीं लगा कि उसकी पुतली कौन सी है। और दूसरी कोई लेडी बैठी थी वैसे ही कपड़ों में, तो he took her for his wife। he took the other lady for his wife। यानी उसको गलती से उसने दूसरी लेडी को अपनी पत्नी समझ लिया। टेक फॉर का मतलब ये होता है किसी को गलत समझ लेना, आदमी कोई और दूसरा समझ लेना। टेक इन का मतलब होता है धोखा दे देना। यानी बातों में कुछ का कुछ बोल के और मिसगाइड कर देना। जैसे अर्लियर he took us in with his stories, but later on we came to know that he was lying। शुरू में उसने हमें अपनी बातों से धोखे में दे दिया। सो टेक इन का मतलब होता है धोखे से दे देना, धोखा दे देना। टेक ओवर का मतलब होता है कि चार्ज लेना। जैसे एक आदमी का ट्रांसफर हो जाए, उसकी जगह दूसरा आ जाए, वो उस पद को ग्रहण कर ले तो ही टेक्स ओवर चार्ज। इसी तरह से मंत्री भी बदलते हैं, गवर्नमेंट भी बदलती है। जैसे बोलते हैं न्यू गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर, न्यू गवर्नमेंट ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। टेक ओवर का मतलब कार्यभार संभालना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको कुछ लाभकारी लगा होगा, बताइएगा। वैसे हमने आज किया था कि ये लाइव स्ट्रीम होगा इस इवेंट का, लेकिन पिछली बार जो लाइव स्ट्रीम किया उसमें एक कमी ये रही थी कि बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अनाउंस लाइव स्ट्रीम कर रखा है, बट ये हमने बोर्ड पे डिस्कस किया इसीलिए कि दोनों कमी पूरी हो जाए। और प्रयास ये रहेगा कि लाइव स्ट्रीम का जो टाइम है, जब तक उसका टाइम हो तब तक ये ऑनलाइन अवेलेबल हो। बताइएगा कैसा रहता है ताकि हम आगे कर सकें। कुछ रही हुई है फ्रेजल वर्ब तो वो बाद में जैसी जैसी आपकी प्रतिक्रिया आएगी उस हिसाब से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।